गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली पर। और इससे पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा किस तरह से हमने कार्बन फैमिली का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। कौन कौन से एलिमेंट कार्बन फैमिली में थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। यानी एटॉमिक प्रॉपर्टी हो गई थी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो गई थी, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी में दो केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, एक ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था, दूसरा कोवैलेंसी के बारे में डिस्कस किया था। आज उस पोर्शन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग में डालता हूं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली दूसरी हो गई थी। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट है वो क्या बनाएंगे। सीधी सी बात है, कोई चीज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है बच्चों? ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो दे फॉर्म ऑक्साइड्स। क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, दो टाइप के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, एक होता है मोनो ऑक्साइड और दूसरे होते हैं डाइऑक्साइड। दो तरह के ऑक्साइड इस फैमिली के एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, मोनो ऑक्साइड कैसे होंगे? MO टाइप के, और जो डाइऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे? MO2 टाइप के। क्लियर? चलो, तो अब मैं दोनों के कुछ नेचर के बारे में डिस्कस करूंगा कि एसिडिक कौन सा है और एम्फोटेरिक कौन सा है। क्लियर? देखो, तो इधर लिखते हैं हम बच्चों डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड कैसे होंगे? MO2 टाइप के, है ना। और इधर मैं लिखता हूं मोनो ऑक्साइड। ठीक है, तो मोनो ऑक्साइड कैसे होंगे? MO टाइप के। क्लियर? आप देखो, डाइऑक्साइड कैसे बनेंगे? CO2, है ना, SiO2, ठीक है, GeO2, है ना, SnO2, NPbO2, ये सारे क्या है? डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों। अच्छा, डाइऑक्साइड में जो तीनों ऑक्साइड है ना आगे के, दे आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर? और ये दोनों जो ऑक्साइड हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ध्यान रखना, ऑक्साइड से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है। तो ये तीनों ऑक्साइड एसिडिक हैं, टिन और लेड के डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर? अगर मैं मोनो ऑक्साइड की बात करूं, देखो तो बच्चों, कार्बन का जो मोनो ऑक्साइड है ना वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक, बात करते हैं जर्मेनियम के मोनो ऑक्साइड की, तो ये एसिडिक होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम टिन और लेड के मोनो ऑक्साइड की बात करें तो दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक, समझ में आ रहा है बात? तो बोलने का मतलब है लेड और टिन के चाहे डाइऑक्साइड ले लो चाहे मोनो ऑक्साइड ले लो, दोनों एम्फोटेरिक होंगे। जर्मेनियम के दोनों टाइप के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। कार्बन के ऑक्साइड एसिडिक हो लेकिन मोनो ऑक्साइड न्यूट्रल होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अगर मैं Si सिलिकॉन का मोनो ऑक्साइड की बात करूं तो ये जनरली नॉर्मल टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो SiO डू नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। और बनता कैसे? देखो, बनता है SiO2 प्लस Si2SiO, ऐसे बनता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको ऑक्साइड का नेचर बता दिया है ना, इसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एम्फोटेरिक भी आ गया, एसिडिक भी आ गया और न्यूट्रल आ गया। बेसिक ऑक्साइड जो 14 ग्रुप है उनमें से कोई नहीं बनाता है। क्लियर? तो नोट करो बच्चों फटाफट। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपको पूछूं कि हमें दो ऑक्साइड दे रखे हैं, GeO2 और GeO2 एंड GeO, तो इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन कौन ज्यादा एसिडिक होगा?
तो एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है, जब हम एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग ऑक्साइड लेते हैं तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, क्या बोला मैंने, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहां पर GeO कितना है +4, ये कितना है +2, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, एसिडिटी। क्लियर? तो ऐसा कई बार पूछा जाता है। तो जब एक ही एलिमेंट आपके पास हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड हो, तो क्या देखना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर, मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक। और अगर बच्चों आपके पास अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड हैं तो अब क्या देखना हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाद में डिस्कस करूंगा मैं, तो याद रखना है ना, एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखना हुआ, अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड तो क्या देखना हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो चलो नोट कर लिया आपने, ठीक। अब यहीं पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा क्या करना है। रिएक्शन विद वाटर, चौथी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर। देखिए बच्चों, वाटर के साथ केवल टिन रिएक्शन करता है, वो भी कैसे, वाटर के साथ जो वाटर वेपर होती हैं, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। बाकी हमारे ये एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर। और इनमें जो लेड है बच्चों, लेड वाटर के साथ इसलिए रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि लेड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर? अब केवल टिन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या लगता है आपको, क्या बनाने वाला है, टिन ऑक्साइड, है ना। तो यहां 2 रखो और क्या निकालेगा, H2 गैस निकालेगा, है ना। और यहां रखेंगे टेम्परेचर। तो बच्चों ये वेपर फेज में, वाटर की वेपर फेज में रिएक्शन करता है। ठीक, क्लियर? तो ये 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, वाटर के साथ रिएक्शन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, हो गया, तो नोट कर लिया सबने। चलो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हैलोजन, बिठा दो इसको, है ना। अब हैलोजन से थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, कौन से हैलाइड बनाएगा, कौन से हैलाइड ज्यादा कोवेलेंट होंगे, कौन से हैलाइड कम कोवेलेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो 3, 4 और 5, 5वें नंबर है रिएक्शन विद हैलोजेंस। ठीक है भाई, हैलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? अच्छा देखो, जब भी इस ग्रुप के मेंबर हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, हैलाइड, दे फॉर्म हैलाइड्स। क्लियर? 2 टाइप के हैलाइड होते हैं, एक होते हैं बच्चों हमारे पास डाई हैलाइड और दूसरे होते हैं टेट्रा हैलाइड। डाई हैलाइड मतलब 2 हैलोजन, टेट्रा हैलाइड मतलब 4 हैलोजन। डाई हैलाइड कैसे बनेगा, MX2, और टेट्रा हैलाइड कैसे बनेगा, MX4। ठीक है, डाई हैलाइड मोस्टली आयनिक टाइप के होते हैं और टेट्रा हैलाइड मोस्टली कोवलेंट टाइप के होते हैं। क्लियर? फैजान्स रूल, जितना ज्यादा उस पर चार्ज आएगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब सबसे पहले हम टेट्रा हैलाइड की बात करते हैं, टेट्रा हैलाइड्स। तो टेट्रा हैलाइड कैसे होंगे, MX4। क्लियर? अच्छा, जितने भी टेट्रा हैलाइड है सब में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों, sp3। ठीक है, और अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो क्या होगा, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। क्लियर? समझ में बात आ रही है? अच्छा, जितने भी हमारे पास MX4 टाइप के हैलाइड है, दे आर कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर। क्लियर? लेकिन यहां पे 2 एक्सेप्शन हैं, देयर आर 2 एक्सेप्शन, PbF4 एंड SnF4। ये दोनों टेट्रा हैलाइड है, लेकिन किस टाइप के हैं बच्चों, आयनिक इन नेचर। समझ में बात आ रही है?
तो दोनों टेट्राहैलाइड होने के बावजूद भी आयनिक नेचर है, लेकिन मोस्टली टेट्राहैलाइड कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो ये एक्सेप्शन नोट करना है। एक और चीज, बहुत सारे हैलाइड हमारे पास है जिनमें से बच्चों PbI4 जो है डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है कि जो लेड है ना, लेड के पास दो तरह के ऑर्बिटल हैं। एक है बच्चों S2 वाले और दूसरे हैं Np2 वाले, ऐसे हैं। ये S2 जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो ये जनरली बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बॉन्ड कौन बनाएगा? केवल P2 बनाएगा। तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहां कितने बॉन्ड चाहिए आपको? 4 बॉन्ड चाहिए। इसीलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और इसमें यह भी रीजन दिया जा सकता है कि जैसे हमारे पास PbI जो बॉन्ड है ना, जब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो NS इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 2 ही बन सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। चलो, अब अगर मैं आपको यह बोलूं कि ऊपर से नीचे आने पर डाई हैलाइड कैरेक्टर बढ़ेगा कि टेट्रा हैलाइड कैरेक्टर बढ़ेगा, क्या लगता है? डाई हैलाइड कैरेक्टर बढ़ता है। रीजन? इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू मतलब उसका प्रिवलेंस बढ़ेगा या डोमिनेंसी बढ़ेगी, है ना। तो चलो देख लेते हैं। तो अगर मैं कार्बन और सिलिकॉन की बात करूं तो ये हमेशा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, यानी टेट्रा हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जर्मेनियम, टिन और लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैंने बोला था। तो जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो ये डाई हैलाइड भी बनाते हैं, टेट्रा भी बनाते हैं। तो बच्चों डाई हैलाइड बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर से नीचे बढ़ती है। इंक्रीज डाई हैलाइड प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो रहा है? और इसका रीजन क्या है बच्चों कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी लेड की तरफ जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसीलिए जो हमारे पास GeF4 है, या ऐसा लिखो, चलो F4 मत लिखो, स्पेसिफिक हो जाए, GeX2 इज लेस स्टेबल देन GeX4, क्योंकि जर्मेनियम +4 स्टेट में ज्यादा रहना पसंद करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्लियर। लेकिन अगर मैं लेड की बात करूं तो बच्चों लेड जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा रहना पसंद करेगा एज कंपेयर टू +4 स्टेट। इसीलिए PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। क्लियर? समझ में बात आ रही है? अच्छा, स्टेबिलिटी का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी आप समझ सकते हैं, कितना दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रेंथ है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना मजबूत है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो नोट करो जरा फटाफट बच्चों। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ में आ रहा है आपके, है ना। अच्छा, अब एक और चीज देखो, कई बार पूछा जाता है कि आपके पास कई कंपाउंड दे रखे होते हैं और ये पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो, मैं वही यही बताने वाला हूं। सिलिकॉन F6 और 2- और सिलिकॉन Cl6 एंड 2-। क्लियर? दोनों में कौन एग्जिस्ट करेगा? गैस करो बच्चों। ये पॉसिबल है पहला वाला, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आए ना आपके पास तो कैसे सॉल्व करने, देखो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है। हमेशा क्या देखना हुआ बच्चों? 2 एटम के बीच का साइज डिफरेंस देखना हुआ। क्या देखना हुआ? साइज डिफरेंस, ठीक है। अगर 2 एटम के बीच का साइज का डिफरेंस बड़ा है, एक इतना और एक इतना है, तो वहां पर एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है,
क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन मुश्किल होता है। लेकिन अगर दो एटम के बीच साइज लगभग लगभग बराबर है या थोड़ा सा डिफरेंस है तो वहां पर बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, एग्जिस्ट हो सकता है। यहां पर भी ऐसा ही लॉजिक आपको लगाना है। समझ में बात आ रही? अरे तो एग्जिस्टेंस का मतलब साइज से है। देखिए यहां पर सिलिकॉन, दोनों केस में जो सिलिकॉन है वो क्या है, 4+ है, ये तो हुआ ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन 4+ फ्लोरीन के साइज के बराबर है। सिलिकॉन 4+ का साइज फ्लोरीन के लगभग बराबर है ना, नियोन के जैसे हो जाएगा ये, और फ्लोरीन उसके नजदीक है। तो यहां पर दोनों का साइज लगभग लगभग क्या है, बराबर है। इक्वल तो नहीं बोल सकते, लगभग लगभग है ना, थोड़ा डिफरेंस कम है। लेकिन यहां पर जो है देखो Cl का साइज काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू Si4+। यहां पे साइज डिफरेंस ज्यादा है। साइज डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो बच्चों क्या करना आपको, यहां पर जो है साइज डिफरेंस इंक्रीज बिटवीन टू एटम, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस विल बी लो, क्लियर, विल बी लेस, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जितना ज्यादा साइज का डिफरेंस बढ़ेगा, एग्जिस्टेंस होने की या बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। क्लियर, तो नोट करो फटाफट। बस अब हैलोजन के केस में आपको इतना ही देखना है, और एक लास्ट एक और चीज बताता हूं मैं आपको, है ना, ठीक है, नोट करते जाओ। अरे आज पानी भी लाया मैं तो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बस एक लास्ट चीज आपको बताता हूं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में एक आध बार उससे क्वेश्चन आया था। वैसे मैंने हाइड्रोलाइसिस आपको बता ही दिया था, फिर भी थोड़ा सा और मैं इस पर प्रकाश डाल लेता हूं। क्या डाल लेता हूं, प्रकाश, है ना, बड़ा विचित्र शब्द है। देखो CCl4 का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है वाटर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक, तो नो वैकेंट d ऑर्बिटल्स, क्लियर। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करूं तो होगा, यस होगा, क्योंकि सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है, तो वो आसानी से वाटर के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस तरह का एक कंपाउंड बना लेगा। दिस इज कॉल्ड सिलिसिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब रीजन क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स विच कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर। क्लियर। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिलिकॉन बनाया 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर हमने रखा वाटर, इस तरह से वाटर के पास 2 लोन पेयर, तो ये क्या करेंगे, यहां के वैकेंट डी ऑर्बिटल में आएंगे। ठीक, तो देखो ये इधर लगा डायरेक्ट, तो OH इस तरह लगा, बाद में क्या होगा, एक H और एक Cl यहां से निकल जाएगा, यानी अब सिलिकॉन के पास एक OH हो गया और 3 Cl हो गए, ऐसा होगा। और बाद में क्या होगा, तीनों Cl 3 OH के थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे, तो 3 HCl निकल जाएंगे। तो अब सिलिकॉन के पास क्या बचा, केवल OH बचेंगे इस तरह। तो दिस इज कॉल्ड सिलिसिक एसिड। क्लियर, तो सेम है। तो बस यही पूछा जाता है कई बार कि क्यों कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है जबकि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। तो रीजन क्या है बच्चों, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन व्हाइल कार्बन डज नॉट हैव। ठीक है, तो चलो नोट करो इसे फटाफट से, समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस नोट करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, जहां आपने मिस किए वहां आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो
अब ये तो हो गया हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। एनोमलस जैसे हमने बोरॉन में किया था कि क्यों कार्बन बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है भाई, क्यों ये कुछ खास तरह का बिहेवियर शो करता है जो कि बाकी एलिमेंट नहीं करते हैं, है ना। तो उसी पर डिस्कस करेंगे। एनोमलस का मतलब ये होता है। तो इसको मैं इधर हटा देता हूं, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। एनोमलस का मतलब मैंने आपको बताया था डिफरेंट, स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ कार्बन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट, है ना। तो कार्बन का स्ट्रेंज बिहेवियर बाकी एलिमेंट से कैसा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। नंबर 1, कार्बन के पास क्या है, एक तो बच्चों इसका साइज छोटा है जबकि सारे एलिमेंट का साइज बड़ा है। तो यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे हम स्मॉल साइज। दूसरा पॉइंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बाकी के मुकाबले ज्यादा होती है। तो हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर। तीसरी चीज, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बाकी सबके पास होता है। तो डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर, नहीं है ना डी ऑर्बिटल। अच्छा, इसकी वजह से जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या होगा बच्चों, डी ऑर्बिटल नहीं है तो हाइड्रोलाइसिस भी पॉसिबल नहीं है और कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है डी ऑर्बिटल की वजह से। देखो तो कोवैलेंसी इज ना, कोवैलेंसी मस्ट नॉट, क्या ठीक लिख रहा हूं मैं, शुड नॉट बी, हाँ, कोवैलेंसी शुड नॉट बी मोर देन 4, है ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, जब बाकी एलिमेंट की जो कोवैलेंसी है वो 4 से ज्यादा होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल करता है ना। अच्छा नेक्स्ट, जो बच्चों कार्बन है ना वो कैसी टाइप की बॉन्डिंग बनाता है, पी पाई बॉन्डिंग ऐसी बनाता है ना। जैसे आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखा होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में देखा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में देखा होगा। इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्डिंग। इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, बाकी एलिमेंट पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करने वाला, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन, देखो व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और कैटिनेशन की ही वजह से कार्बन के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड है। ठीक है, कैटिनेशन की वजह से कार्बन के पास कैटिनेशन है, इसीलिए कार्बन राजा है। ठीक है, सारे कंपाउंड में सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के है। दिस इज ड्यू टू कैटिनेशन। ठीक है, अब कैटिनेशन समझते हैं क्या होता है ना। देखो पहले मैं आपको समझाता हूं कैटिनेशन क्या होता है। देखो, किसी एटम का अपने एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ, क्या बोला मैंने, किसी एटम का अपने या किसी दूसरे एटम के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना के चेन और रिंग में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। समझ में आता रहा है। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ एन एटम या एलिमेंट टू लिंक with itself or another atom. The ability of an atom to link with itself or another atom by strong covalent bond
strong covalent bond to make chain or ring structure is called catenation. कैटिनेशन। तो बच्चों जो कार्बन है ना, वो कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही बनाता है, लेकिन साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके साथ भी बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस के साथ भी बॉन्ड बनाता है ना। तो कार्बन की यही प्रॉपर्टी कही जाती है कैटिनेशन। तो आपने देखा होगा बेंजीन बनाओ तो रिंग बन जाती है, ठीक है। इस तरह कार्बन बच्चों चेन बनाता है ना। तो रिंग और चेन दोनों कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से है। इसीलिए जो है कार्बन के ढेर सारे हजारों लाखों कंपाउंड है। क्लियर हो गया? तो नोट करो फटाफट, है ना, कैटिनेशन। अच्छा, अब बात करें कि कैटिनेशन कार्बन में क्यों ज्यादा है, या चलो पहले ये बोलते हैं कि कैटिनेशन कार्बन के अलावा किन और एलिमेंट में है। तो बच्चों कैटिनेशन सब में होता है, लेकिन कार्बन में कैटिनेशन सबसे ज्यादा होता है। तो कैटिनेशन का ऑर्डर क्या है, जो मैं आपको लिखा देता हूं सबसे पहले। यहां देखिए, यहां पर लिखते हैं ना कैटिनेशन का ऑर्डर इधर। तो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन पावर, क्या केवल कार्बन के पास ही कैटिनेशन की पावर है? नहीं भाई, और एलिमेंट भी हैं जो कैटिनेशन रखते हैं, लेकिन कार्बन के जितना नहीं रखते हैं। तो कार्बन, ये देखो, सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ा सा सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर जर्मेनियम के बराबर आ गया टिन। लेकिन बच्चों लेड में कैटिनेशन पावर नहीं होती। तो ये देखिए, ये कैटिनेशन इस पावर का ऑर्डर है। कार्बन इज मच 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 ग्रेटर देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, जर्मेनियम इज सिमिलर देन टिन, बट लेड डू नॉट शो कैटिनेशन। ध्यान रखना, नोट कर लो इसे, लेड कैटिनेशन शो नहीं करता है। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब देखो, कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बॉन्ड बना लिया और बॉन्ड टूट गया। ऐसा बॉन्ड बनना चाहिए कि जो स्ट्रांग हो, जो इजिली ब्रेकेबल ना हो। तो वो कार्बन ही कर सकता है, बाकी और कंपाउंड नहीं कर सकते। देखो, तो यहां पर हम लिखते हैं एलिमेंट। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। उसके बेसिस पे आप ये लगा सकते हैं अंदाजा कि कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में कार्बन ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। तो इधर लिखा हमने एलिमेंट और इधर लिखा हमने बॉन्ड एनर्जी, और किस में होगी बच्चों? किलो जूल पर मोल में होगी ना। तो यहां हमने लिखा कार्बन कार्बन, यहां सिलिकॉन सिलिकॉन, यहां जर्मेनियम जर्मेनियम, और लास्ट में टिन और टिन, है ना। तो इधर होता है बच्चों 349। क्लियर? इधर होता है हमारे पास 298, ठीक है। और इधर होता है 260 और इधर होता है 240। सही लिखा मैंने? देख लेते हैं। 49, 97, 60, 97 होता है, 97 है ना। चलो एक आधा फिगर याद करने की जरूरत नहीं। तो देखो, कार्बन कार्बन 349 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो कार्बन अगर किसी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा रिंग और चेन स्ट्रक्चर में, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो बच्चों यहां पर बॉन्ड एनर्जी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसके लिए? कैटिनेशन के लिए। समझे मेरी बात? ठीक है। तो इसीलिए कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो शो करता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, दूसरी चीज कि कार्बन इतना स्ट्रांग बॉन्ड क्यों बनाता है? तो रीजन वही है, एक तो कार्बन का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। ये दो फैक्टर है, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दो फैक्टर जो है कार्बन के बॉन्ड को स्ट्रांग बनाते हैं। जितना छोटा एटम होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो कैटिनेशन बनाने की प्रोबेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो चलो भाई, है ना, मेरे हिसाब से आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं।
ठीक है। अब हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, रनिंग लेक्चर के नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है, जहां पर एक्सेप्शन आए वहां पर आपको उसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। एनसीईआरटी को भी प्रॉपर रीड करते जाना है, वैसे मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करते जानी है। जहां कहीं दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।